तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका शारीरिक शिक्षा का विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैंपल पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता ही है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, पहला बोर्ड एग्ज़ाम वो फिज़िकल एजुकेशन का ही होने वाला है, ठीक है? और कब होगा आपका फिज़िकल एजुकेशन का बोर्ड एग्ज़ाम? ये है आपका 18 फरवरी को। जी हाँ बच्चों, 18 फरवरी 2026 को आपका फिज़िकल एजुकेशन का बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो अगर आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फिज़िकल एजुकेशन का, तो ये सैंपल पेपर ज़रूर देख कर के जाइएगा क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन उन चुनिंदा सब्जेक्ट्स में से आता है, जिसमें हम जो बताते हैं ना लगभग वही आ जाता है, ठीक है? 70 नंबर का आपका पेपर होगा बच्चों और याद रखिएगा इस 70 में से मिनिमम कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ कि 65 प्लस, ठीक है? यानी 65 प्लस नंबर के वो क्वेश्चन्स आएँगे जो हम आपको सैंपल पेपर के अंदर बताने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है हम लोग हर साल सैंपल पेपर की सीरीज़ चलाते हैं, तो ये हमारा इस साल की सैंपल पेपर सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसी तरह से मैं आपको फिज़िकल एजुकेशन के 10 नहीं 12 नहीं, कम से कम 15 सैंपल पेपर करवाने वाला हूँ, ठीक है? कम से कम 15 सैंपल पेपर मैं आपको करवाऊँगा, बस आपका सपोर्ट, प्यार और सपोर्ट होना चाहिए मुझे, ठीक है? और वो कैसे दिखेगा? इस वीडियो पर क्योंकि ये पहली वीडियो है, इसके बाद अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो आएगी, तो इस वीडियो पर आप कर दीजिए 1700 लाइक्स कंप्लीट। जी हाँ बच्चों, 1700 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए। अगर आप 1700 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट कर देते हैं, तो इससे हमारा जो ओवरऑल मोटिवेशन है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है? और ना केवल सैंपल पेपर की वीडियो आएगी बच्चों, इसके अलावा जो आपकी वन शॉट की वीडियो होती है, ठीक है? जो इमेज वाले क्वेश्चन की वीडियो होती है, जो शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो होती है, लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो होती है, एमसीक्यू की वीडियो होती है, ठीक है? जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर एक तरह के क्वेश्चंस के लिए अलग-अलग वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएँगे। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अभी हम फिजिकल की वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? और 1-2 दिन के अंदर-अंदर ही आपका अदर सब्जेक्ट चाहे आपका जियोग्राफी हो गया, पेंटिंग, लीगल स्टडीज़, इंग्लिश, हिंदी जो भी सब्जेक्ट है सबकी वीडियोज़ आने लग जाएगी, ठीक है? तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्लास 12th है हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करें अगर आपके बोर्ड के पेपर पैटर्न की तो आपका बोर्ड का पेपर कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? और ये एक सैंपल पेपर है, याद रखिएगा। एक सीरीज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा बच्चों। यहाँ पर आपको एक सेट नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर आएगा वो सेट 4 में ही आएगा केवल, ठीक है? तो ये फ़ायदे वाली बात रहती है। एक ही सेट में आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर आता है सेट 4 करके, ठीक है? यहाँ पर आपको कोई भी कोड नंबर लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें लिखी हुई है, ये देख सकते हैं जैसे 15 मिनट का टाइम आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है? उस दौरान केवल आपको पेपर पढ़ना है, कुछ लिखना नहीं है वगैरह-वगैरह, इस तरह से कुछ बेसिक बातें यहाँ पर लिखी हुई है। इसके नीचे चले तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पेपर का पैटर्न बता दिया है कि भैया हमारा फिजिकल का पेपर आएगा कैसा, ठीक है? तो जैसा आपका प्री बोर्ड में आया था, मिड टर्म में आया था, वैसा ही पेपर पैटर्न हमारा बोर्ड में भी फॉलो होने वाला है। बस पूरा बुक रहेगा इसके अंदर, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? देखिए बताया गया है कि जो आपका फिजिकल का पेपर होगा, वो 5 खंडों के अंदर बँटा हुआ होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स की अगर हम बात करें तो 37 क्वेश्चन यानी 37 क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे। जो खंड ए रहेगा आपका यानी सेक्शन ए, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, जो कि एक-एक नंबर के रहने वाले हैं और बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछे जाएँगे, ठीक है? यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं ना, वो पूछे जाएँगे। जो खंड बी रहेगा हमारा सेक्शन बी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 24 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएँगे और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इनका आंसर हमें 60 से 90 शब्दों में देना है, ठीक है? 60 टू 90 वर्ड्स के अंदर देना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में ध्यान रखिएगा वर्ड लिमिट का, ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ओवर लिख करके आ जाते हैं, तो बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। कम शब्दों में आपको ज़्यादा बातें बोलने का प्रयास करना है, मतलब कम शब्दों में आंसर लिखना है, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए कम शब्दों में वो कीजिएगा, ठीक है? और दोनों नंबर के क्वेश्चंस के अंदर कोई 5 क्वेश्चन ही ट्राई करने हैं आपको, ठीक है? अभी जब हम सैंपल पेपर करेंगे ना तो आपको और अच्छी तरीके से आइडिया लगता जाएगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए बताया गया है जो खंड सी रहेगा यानी सेक्शन सी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक हमसे पूछे जाएँगे और जो कि 3-3 नंबर के रहने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रकार के, ठीक है? थोड़े बड़े-बड़े क्वेश्चन होंगे ये। इनका आंसर हमें 100 से 150 शब्दों में देना है, 100 टू 150 वर्ड्स के अंदर इनका आंसर
देना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए वर्ड लिमिट, ठीक है। और इसमें भी हमें कोई 5 प्रयास। इसके आगे चले तो जो खंड डी रहेगा हमारा सेक्शन डी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 33 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और ये हमारे यहाँ पर 4-4 नंबर के रहने वाले 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो होते हैं या और अदर तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पर हमसे ये पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आंतरिक विकल्प यानी इंटरनल चॉइस भी आपको देखने को मिलेगा। लास्ट वाला जो हमारा सेक्शन होगा खंड ई, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 37 यानी 34 से 37 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे जो कि 5-5 नंबर के रहेंगे, 5 मार्क्स वाले। और इनका आंसर हमें 200 से 300 शब्दों में देना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। कोई भी 3 हमें यहाँ पर प्रयास करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन में आपका फायदा होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। सेम यही चीज़ आपका इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके होता है। अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका 18 फरवरी 2026 को बोर्ड एग्जाम होने वाला है। फिजिकल एजुकेशन का पहला बोर्ड एग्जाम उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ए भी बोलते हैं, इसके अंदर हमसे मेनली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें देना है जो कि 18 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। एक एक नंबर के 18 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि दिए गए चित्र में टेस्ट की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दे दिया है, इसके अंदर कौन सा टेस्ट किया जा रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। वैसे इसका आंसर होगा सिट एंड रीच परीक्षण टेस्ट, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खिलाड़ी के द्वारा जो है ये सिट एंड रीच परीक्षण टेस्ट दिया जा रहा है। इस टेस्ट को लेने का मेन मकसद ये होता है कि खिलाड़ी की, यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को जांचना, इसका लचीलापन कितना है शरीर के अंदर उसको जांचना। और शरीर के भी 2 हिस्सों का लचीलापन जांचना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसीलिए ये टेस्ट लिया जाता है। एक तो पीठ का लचीलापन और एक जांघों का लचीलापन। ये 2 तरह का जो लचीलापन होता है बॉडी के अंदर, इसको जांचना कि ये दोनों कितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसीलिए इस परीक्षण टेस्ट को यहाँ पर लिया जाता है सिट एंड रीच परीक्षण टेस्ट, ठीक है। इसको करा कैसे जाता है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स चाहिए होता है भैया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की बॉक्स की जरूरत होती है। जो भी पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा भैया, इस पोजीशन में बैठ जाएगा। अपना यहाँ पर जो तलवा है इसको बॉक्स से टच करना होता है इस तरह से, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ता है, हाथ पे हाथ रख के पहले यहाँ रखा जाएगा हाथ, फिर धीरे 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 जितना आगे तक ये अपने शरीर को फ्लैक्स कर सके, जैसे बच्ची जो है फ्लैक्स कर रही है, फ्लैक्सिबिलिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, लचीलेपन के हिसाब से बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा आगे अपने शरीर को खींच सके उतना ज़्यादा खींचा जाएगा। फिर यहाँ पर मेजरमेंट किया जाता है, मतलब मापा जाता है कि कितना आगे तक ये बच्ची आ पाई है, ठीक है। या फिर जो भी खिलाड़ी है वो ये टेस्ट दे रहा है तो उसका पूरा मेजरमेंट किया जाता है और इस हिसाब से ये परीक्षण टेस्ट यहाँ पर पूरा होता है बच्चों। यहाँ पर मैं कार्टून के माध्यम से भी आपको दिखा देता हूँ। इस टेस्ट को करने के लिए इस बॉक्स का होना अनिवार्य है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पूरा का पूरा आपका पीठ और जांघ का फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाता है कि कितना ज़्यादा आपका जांघ और पीठ जो है ये लचीला है बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सिट एंड रीच जो टेस्ट है ये होते कैसे हैं और क्यों किया जाता है इस टेस्ट को, ये आपको पता चल गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि आइडेंटिफाई द टेस्ट इन द गिवन फिगर। तो आपका सिट एंड रीच टेस्टिंग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आंशिक या पार्शियल कर्ल अप परीक्षण मापन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है भैया, तो उदर की शक्ति को मापने के लिए इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि प्रेरणा शब्द यानी कि मोटिवेशन की बात कर रहा है। ये जो शब्द है, ये वर्ड है लैटिन शब्द मोटिक्स से लिया गया है। इसका क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है गतिमान कारण, ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि वह व्यक्ति जिसका शरीर मोटा होता है डैश कहलाता है। तो जिसका शरीर मोटा होता है बच्चों वह आपका एंड्रोमॉर्फिक कहलाता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ पर्सन हुज बॉडी इज फैट इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट टाइम पर भी तैयारी करके जो अभी आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना 2026 के अंदर, इसमें आप नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इनके पीडीएफ अब आपके लिए ये अवेलेबल है, हमने आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। और एक तरह से ना टॉपर बनने का जो पिटारा होता है वो हमने आपके लिए खोल दिया है। ठीक है, लिटरली अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी है, आप उन बच्चों की कैटेगरी में है कि हाँ भैया अभी तक ज़्यादा तैयारी नहीं की है, फिर भी हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जो अभी 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए इन सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने तैयारी कर ली है बहुत ज़्यादा, तो भी आप इन सैंपल पेपर को ले सकते हैं, आपकी तैयारी और इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको क्या-क्या फ़ायदा होने वाला है सैंपल पेपर से। जैसे मान लीजिए आपका पहला पेपर जो है वो फिजिकल एजुकेशन का है। ठीक है, मान के लीजिए है ही पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन का, तो इसका आप सैंपल पेपर लेते हैं, तो टोटल आपको 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। इसका आपको पीडीएफ मिलेगा व्हाट्सएप। ठीक है, और ये सैंपल पेपर मिलेगा। हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल है उसमें आप ले सकते हैं, मतलब जो भी आपका मीडियम है। ठीक है, अब सैंपल पेपर के अंदर मिलेगा क्या-क्या? जितने भी इम्पोर्टेंट आपके पूरे सिलेबस से मैं बता रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन निकलते हैं वो सारे मिल जाएँगे। उसके अलावा जितने भी आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इमेज वाले जो क्वेश्चन निकलते हैं इम्पोर्टेंट आपके, वो सारे इमेज वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, बड़े-बड़े और सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फिजिकल एजुकेशन के सैंपल पेपर के अंदर। तो इस तरह से हर एक तरह के क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी आपकी इन्हीं 15 सैंपल पेपर के अंदर से। जो आपका पूरा सिलेबस है ना, उसका ये निचोड़ है बच्चों। ठीक है? इन सैंपल पेपर्स को बनाने के लिए हमने पिछले 10 साल के जो आपके पेपर आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम के, उनको अच्छे से एनालाइज़ किया है। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन निकलते हैं, जो हर बार के पेपर में ऑलमोस्ट पूछ ही लिए जाते हैं, वो हमने ऐड किया है इन सैंपल पेपर्स के अंदर। इसके अलावा जो हमारा लगभग 10 सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो उसके आधार पर जो क्वेश्चन हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं यहाँ पर। ठीक है? उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगा कर के, क्योंकि मैं खुद टॉपर था अपने टाइम पे स्कूल में, तो अपना भी स्ट्रैटेजी लगा कर के जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो भाई ज़रूर लीजिए आप, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा ना, अगर आपने यहाँ पर ये सैंपल पेपर लिया है ना इस टाइम पे, आपको बहुत फ़ायदा होगा बच्चों, बहुत फ़ायदा होगा। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए और इस वीडियो के नीचे ना कमेंट कीजिएगा आप फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बाद। ना केवल फिजिकल एजुकेशन का पेपर, उसके अलावा हमारे पास हिंदी का भी पेपर अवेलेबल है, हिस्ट्री का भी पेपर अवेलेबल है और पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर अवेलेबल है, साथ ही साथ इंग्लिश का भी पेपर अवेलेबल है। टोटल 5 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है बच्चों, जिनको आप ले सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। ये आपको जो हमारे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, मतलब आपके स्क्रीन पर, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सैंपल पेपर्स को बाय कर सकते हैं। वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है, वो आपका यहाँ पर 299 रुपए है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा और केवल 149 रुपीज़ में आप इन सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। ठीक है? और अगर आप डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो 4 सब्जेक्ट का एक साथ ले सकते हैं, जिसमें आपको केवल 549 रुपीज़ का 4 सब्जेक्ट का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है? एक सब्जेक्ट में कितने सैंपल पेपर है बच्चों? तो 15 सैंपल पेपर है। 4 सब्जेक्ट में कितने मिलेंगे आपको? तो 60 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। है कि कुल मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र है। नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका जो सूत्र इस्तेमाल किया जाता है वो होता है n माइनस में 1 बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और n माइनस 1 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विशेष ओलंपिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं। यहाँ पर पहला है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1968 में हुई थी। ठीक है जी। इसका जो श्रेय जाता है वो कैनेडी श्राइवर को जाता है, ये भी ठीक है। और आयोजन जो होता है इसका प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है, हर 4 साल में होता है इसका आयोजन, तो ये भी ठीक है भैया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है आईओसी द्वारा आयोजित किया जाता है। तो चारों बात बिल्कुल यहाँ पर सही बोल रहा है बच्चों। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान कर देते हैं। यहाँ पर पहला दिया हुआ है आइसोमेट्रिक विधि। तो आइसोमेट्रिक विधि की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मांसपेशियों की लंबाई में बदलाव नहीं होता है। ठीक है, होता है इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अगला है फार्टलेक विधि। तो फार्टलेक विधि के बारे में मैंने आपको बता रखा है। हृदय दर 140 से 180 इसके अंदर हमें देखने को मिलता है फार्टलेक प्रशिक्षण विधि, यानी कि फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड के अंदर, क्योंकि उसके अंदर दौड़ना होता है कि नहीं। चलिए अगला है परिधि प्रशिक्षण विधि। तो परिधि प्रशिक्षण विधि की बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि बिना अंतराल दिए सभी व्यायामों को पूरा करना, कोई भी गैप नहीं देना और जितने भी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना, ये आपका परिधि प्रशिक्षण विधि के अंतर्गत आ जाएगा। और लास्ट में है आपका पेस रन विधि। तो ये आ जाएगा आपका गति के अंतर्गत। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मिलान कर सकते हैं और आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये मैंने पहले भी बता रखा है। जो आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम है बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य, मेन मोटिव है प्रतिभा खोजने के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया था। जो भी टैलेंट होता है उसको खोजने के लिए, भैया टैलेंटेड प्लेयर को खोजो, टैलेंटेड कौन है, इस चीज को करने के लिए आपका खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम टू फाइंड टैलेंट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या है कि बीएमआई की श्रेणी में सही का चयन कीजिए। जो आपका बीएमआई होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स, तो इसके आपको संदर्भ में सही का चयन करना है। तो 18.5 कम वजन अल्प भार होता है। ठीक है जी। 18.5 से लेकर के 24.9 सामान्य वजन यानी सामान्य भार होता है, ये भी ठीक है जी। 25.0 से लेकर के 29.9 अधिक वजन यानी कि अति भार होता है। तो ये तीनों ही बात यहाँ पर सही बोल रहा है। अगर बात करें कैटेगरी के मामले में, जो आपका बीएमआई का कैटेगरी होता है ना उसके मामले में, तो इस हिसाब से उपरोक्त जो सभी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूज द करेक्ट वन इन द बीएमआई कैटेगरी। तो आपका ये सारा ही सही है कि भैया 18.5 जो है ये अंडरवेट होता है। कोई व्यक्ति का अगर वजन जो है बीएमआई के अकॉर्डिंग 18.5 है तो ये आपका अंडरवेट में आ जाएगा। 18.5 से लेकर 24.9 तक है तो ये नॉर्मल वेट में आ जाएगा। और 25.0 से लेकर के 29.9 तक है तो ये ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बीएमआई। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नौवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि जब दो वस्तुओं की सतह संपर्क में आती है उनके बीच सापेक्ष गति का प्रयास तो किया जाता है परंतु सापेक्ष गति नहीं होती है, इससे उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इससे उत्पन्न होने वाले बल को बच्चों स्थिर घर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्थिर घर्षण। इंग्लिश मीडियम में यही क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपका अभिकथन और कारण दे दिया है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। अभिकथन कह रहा है कि शारीरिक गतिविधियां प्रगतिशील ढंग से करनी चाहिए। ठीक है जी। और कारण कह रहा है कि नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करने से मृत्यु होने की सभी कारणों में कमी आती है। तो भैया यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है।
और आर ए की सही व्याख्या है यहाँ पर। क्योंकि देखिए शारीरिक गतिविधियां जो है हमारा वो प्रगतिशील ढंग से करना चाहिए। हमें जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसको एक तरह से सही तरीके से करना चाहिए। अगर हम नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो जो हमारा मृत्यु होगा, क्योंकि देखिए मृत्यु तो एक अटल सत्य है, सभी को एक ना एक दिन जाना ही जाना है जो इस धरती पर आया है। लेकिन मृत्यु किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का बाद में होता है। तो इसका कारण ये होता है कि भैया जिसका जल्दी हो गया हो सकता है वो बीमार पड़ा हो। बीमार किस लिए पड़ा? क्योंकि उसने ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं की। और जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता, उसको शरीर में जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है कि नहीं? तो मृत्यु होने के सभी कारणों में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ बिल्कुल सही बात बोल रहा है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या है कि डाइटिंग यानी अल्पाहार के डैश नुकसान है। वो होता है ना कि कई सारी जो लड़कियां होती है वो उस तरह से डाइटिंग करने लग जाती है और उनको कुछ भी खिलाइए। जैसे आप अपने ही पैसों से, आपका बर्थडे है मान लीजिए, और उनको जो है गोलगप्पे खिला रहे हैं, और लड़कियों को गोलगप्पे बहुत पसंद होता है, तो वो क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड मैं नहीं खाऊंगी, मेरा डाइटिंग चल रहा है। ठीक है। और जैसे शादी पार्टी हो रहा है कहीं पे, अभी तो कुछ दिन पहले पूरा शादी पार्टी का पूरा सीजन चल रहा था, तो मैं देखता हूँ कि शादी पार्टी के अंदर लड़कियां बिल्कुल ना एकदम तनिक तनिक लेकर के खाती हैं, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के खाएंगी इस तरह से। और घर जाते ही इतना बड़ा थाली में इतना सारा खाना रहेंगी, हपौच के एकदम खा लेंगी एकदम से। घर पे कभी जा करके देखिएगा, वो एकदम खाती हुई दिखेंगे, ऐसे लगेगा अरे भैया ये क्या खा रही है यार, इतना तो लड़के भी नहीं खाते इतना। ऐसी ऐसी लड़कियां जो शादी पार्टी में तनिक तनिक खाती है, बोलती है अरे थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, मैं डाइटिंग पे हूँ, मेरा वजन बढ़ जाएगा। भग पगली कहीं की। ठीक है। जोक्स अपार्ट, यहाँ पर देखिए डाइटिंग जिसको अल्पाहार भी बोला जाता है, इसके नुकसान क्या है? तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि आवश्यक लक्ष्य प्राप्त नहीं करना। ठीक है, ये इसका नुकसान हो सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों। और देखिए डाइटिंग में बहुत सारी चीज़ें और भी हमें देखने को मिलती है कि शरीर में बहुत तरह का प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं? तो यहाँ पर वैसे बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 12वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि अक्षमता के प्रकार में शामिल नहीं है। तो जो संवेग अक्षमता है ये आपका अक्षमता के प्रकार में नहीं आता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि शरीर की वह दशा जब एक व्यक्ति का आदर्श भार से 20% या इसमें अधिक हो जाता है, या इससे अधिक हो जाता है बेसिकली, तो वह क्या होता है? तो वो मोटापा होता है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है। मान लीजिए एक व्यक्ति का वजन होना चाहिए 100 किलो और उसका वजन हो गया है 120 किलो, ठीक है, या फिर 125 किलो, तो वह व्यक्ति मोटा है। क्योंकि एक व्यक्ति का आदर्श भार से जितना भी उसका वेट होना चाहिए उससे 20% या उससे ऊपर बढ़ जाता है तो वह व्यक्ति मोटा कहलाता है बच्चों। और कोई व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए, इसका ना एक चार्ट आता है, आप गूगल पे ना सर्च कर लीजिएगा हाइट एंड वेट चार्ट करके, तो आपको देखने को मिल जाएगा। जब मैं एक कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो ऑफिस जब मैं जाता था तो वहाँ पर ना सिस्टम में हमारे ये होता था, हाइट एंड वेट का एक चार्ट होता था, जिसके अंदर मैं देखता रहता था कि किस व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए और किस व्यक्ति का हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा अराउंड हाइट की बात करें तो 5'4" या 5'8" हाइट है मेरा, और उसके अकॉर्डिंग मेरा वेट होना चाहिए अराउंड 54-55 किलो से लेकर के आपका 65 किलो लास्ट, इतना वेट मेरा होना चाहिए बच्चों। तो इस तरह से हर व्यक्ति का, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है उसका हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट है वो फिक्स है बच्चों। उस वेट से अगर 20% वेट ज्यादा बढ़ जाता है उसका, तो वह व्यक्ति मोटा कहलाएगा बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट 9 से 18 वर्ष आयु वर्ग में कौन सा फिटनेस टेस्ट शामिल नहीं होता है बच्चों? तो इसके अंदर जो फिटनेस टेस्ट शामिल नहीं होता है उसे बोलते हैं फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट होता क्या है, ये आज का आपका होमवर्क है। मुझे आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट होता क्या है।
4 से 5 लाइनों में अच्छे से कमेंट करके बताइए। जिसका भी कमेंट सबसे पहले आएगा और करेक्ट आंसर होगा, उसके आंसर को मैं यहाँ पर हार्ट का निशान दूंगा। साथ ही साथ उसी के आंसर को मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा ताकि और बच्चे भी देख सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार तब संतुलित होता है जब उसमें डैश हो। आहार तब संतुलित होता है बच्चों जब उसके अंदर दैनिक आवश्यकताओं को पूरे करने वाले पोषक तत्व वगैरह सारी चीजें शामिल हो। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि अ डाइट इज बैलेंस्ड व्हेन इट कंटेन्स फुलफिलिंग द डेली रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंस्ट्रामुरल टूर्नामेंट वह है जो डैश आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्थान की 4 दीवारी के भीतर ये आयोजन किया जाता है इस तरह के टूर्नामेंट का। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि असामान्य मासिक धर्म की परिभाषा आपको बतानी है। तो असामान्य मासिक धर्म की अगर बात करें तो मासिक रक्तस्राव में देरी होती है तब इसे असामान्य मासिक धर्म कहा जाता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं 18वें क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर आपको सही मिलान करके बताना है। तो ये आपका आज का होमवर्क नंबर 2 है बच्चों। जी हाँ बच्चों, होमवर्क नंबर आपका 2 है ये। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस मिलान करने के हिसाब से सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका करेक्ट आंसर जो भी बच्चा देगा उसके आंसर को मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा। इसका आंसर जो बच्चा देगा उसके आंसर को मैं यहाँ पर हार्ट का निशान यानी दिल का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, क्योंकि ये सेकंड आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और करेक्ट ऑप्शन आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड बी भी बोलते हैं। और इसके अंदर हमसे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाएंगे, जिसका आंसर हमें 60 से 90 शब्द यानी कि 60 to 90 वर्ड्स के अंदर देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 19वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि खेलों में प्रतिभा की पहचान की अवधारणा का क्या अर्थ है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स। तो इसके बारे में आपको बताने हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन जो हिंदी में आता है वो टफ दे देता है और इंग्लिश में आसान होता है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि हिंदी में कई बार पर्यायवाची शब्द दे देता है जिससे कि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन को उतना घुमाया नहीं जा सकता है। तो इंग्लिश में भी एक बारी पढ़ने का प्रयास जरूर किया कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका स्पोर्ट्स होता है, खेल होते हैं, उसके अंदर जो आपका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है यानी कि प्रतिभा का आपका जो पहचान करना होता है, इसकी अवधारणा के बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से आंसर आप लिखेंगे कि खेलों में प्रतिभा की पहचान का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कम आयु के खिलाड़ियों में से ऐसे प्रतिभावान या खिलाड़ियों की खोज की जाती है जिनकी भविष्य में किसी विशिष्ट खेल में अच्छा और सफल खिलाड़ी बनने की अधिक संभावना एवं क्षमता होती है। जैसे आपने देखा होगा अंडर 19 होता है, अंडर 20 होता है, इस तरह से करके कम उम्र के खिलाड़ियों की पहचान की जाती है इसमें कि भैया देखा जाता है कि हाँ ये बच्चा है जो फ्यूचर में जाकर के एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। जैसे हमारे विराट कोहली जी है, वो भी तो किसी न किसी के द्वारा चुने गए होंगे तभी तो आज इतने बड़े वो खिलाड़ी बने हुए हैं। हमारे धोनी जी है ना। तो इसी तरह से कम उम्र के जो खिलाड़ी होते हैं उनको यहाँ पर चूज किया जाता है कि हाँ ये अच्छा है, इसके अंदर अच्छा खासा टैलेंट है और अच्छा खेल सकता है स्पोर्ट्स के अंदर, ताकि फ्यूचर में जाकर के वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सके, देश का और अपना नाम रोशन कर सके। खेलों में प्रतिभा की पहचान का तात्पर्य भविष्य में सफल खिलाड़ी बनने की क्षमता वाले युवा खिलाड़ियों की खोज से है। खेलों में आप कह लीजिए अगर प्रतिभा की पहचान करने की बात होती है तो ऐसे खिलाड़ियों की बात यहाँ पर हो रही है जो भविष्य में चल करके एक अच्छे खिलाड़ी बन सके। इसीलिए कम उम्र में ही उनको अलग करके अलग से ही प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जाता है कि हाँ ये बच्चा है, इसको शॉर्टलिस्ट कर दो भैया,
इसके अंदर अच्छा खासा टैलेंट है, ये फ्यूचर में जाकर के एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ध्यान रखिएगा, फिजिकल एजुकेशन में हिस्ट्री और पॉलिटिकल की तरह नहीं कि भैया पूरा कहानी बनाना है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल में आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखना होता है, लेकिन जियोग्राफी में और आपका फिजिकल एजुकेशन में इसमें टू द पॉइंट आंसर देना होता है। जितना पूछा है उतना ही देने का प्रयास कीजिएगा और बुक की जो लैंग्वेज होती है ना, वो थोड़ा सा इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। ये मैं आपको बता पा रहा हूँ अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर, जो आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसके बेसिस पर मैं आपको बता पा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि प्रचार समिति की जिम्मेदारियों को लिखिए। जो हमारा प्रचार समिति होता है खेलों के अंदर, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं वो आपको बताना है। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि प्रचार समिति सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, टीमों आदि को पहले ही प्रतियोगिता की जानकारी भेजती है। साथ ही साथ यह समिति प्रतियोगिता के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम जैसे पोस्टर बनवाना, टेलीविजन पर प्रचार करना, समाचार पत्र के अंदर प्रचार करना, इंटरनेट आदि के द्वारा प्रचार ये करती है। इस समिति का मुख्य कार्य प्रतियोगिता की तिथि, स्थान व प्रतियोगिता के कार्यक्रम के बारे में सूचना भेजना है। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी स्पोर्ट्स का प्रचार करना होता है। प्रचार करने से अत्यधिक दर्शक प्रतियोगिता को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आईपीएल का यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं। आईपीएल जब आने वाला होता है तो कैसे टीवी वगैरह पे ऐड आने लगता है कि देखिए आईपीएल आने वाला है, इस तरह से है कि नहीं, इंडियन प्रीमियर लीग, कोहली जी हमारे वापस से खेलेंगे, पे 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 पे, एक तरह का वहां पे म्यूजिक बजता है ना, कि ऐसे बल्ला मारते हुए एक म्यूजिक बजता है। ठीक है, तो वो सब क्या हो रहा है, वो वहां पर प्रचार किया जा रहा है आईपीएल का। ओके, और ये जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रचार समिति की होती है बच्चों। तो पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट वगैरह देखना ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आ सके, ये प्रचार समिति का कार्य होता है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन क्या है कि प्रेरणा के कॉन्सेप्ट को समझाइए। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि प्रेरणा शब्द लैटिन शब्द मोटिक्स से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गतिमान कारण। हम जो भी करते हैं या नहीं करते हैं उसके पीछे कोई प्रेरणा होती है। प्रेरणा की दो आयाम होते हैं, उद्देश्य और दिशा। प्रेरणा हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए केंद्रित और दृढ़ रहने में मदद करती है। इसीलिए उद्देश्य व दिशा दोनों ही लक्ष्य की ओर होना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और यही इच्छा शक्ति एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से प्रेरणा के बारे में आप लिख सकते हैं। और अगर एक बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, तो आप कभी भी देख लीजिएगा कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, बेशक आप अपने लिए उस काम को नहीं कर पाए, लेकिन जब बात आपके मम्मी पापा पर आ जाएगा कि हाँ, पूरी दुनिया जो है आपके मम्मी पापा से बोल रही है कि आपका लड़का क्या करता है कि नहीं। अभी जब 12वीं क्रॉस होगा ना आपका, तब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी। जब आप एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे ताकि एक अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब कर सके या फिर प्राइवेट नौकरी भी अच्छा से कर सके या अपने बिजनेस कर सके, जिसके अंदर अच्छा पैसा कमा करके अपने मम्मी पापा को दे सके। तो जब आप फेल होंगे ना, तो आपके अंदर का मोटिवेशन ये आएगा कि यार मेरी मम्मी मेरे से आस लगा करके बैठी हुई है, मेरे पिताजी मेरे से आस लगा करके बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरा ज़िंदगी संघर्ष किया है कि उनका बच्चा यानी कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, है कि नहीं? तो आपके अंदर से ये मोटिवेशन आएगा कि चलो मैं ये काम करता हूँ। बेशक आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, एक बिज़नेस करना चाहते हैं, कहीं प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं, कहीं भी कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि यार घर पे मेरी मम्मी बैठी हुई है और वो इस आस में बैठी हुई है कि मैं उनको जाकर के गुड न्यूज़ दूँगा कि हाँ मम्मी, मेरा अच्छा खासा नौकरी लग गया है, मैं एक अच्छा बिज़नेसमैन बन गया हूँ, है कि नहीं? तो आपके लिए प्रेरणा का काम ये करेगा आपके मम्मी-पापा, ठीक है? तो प्रेरणा बेसिकली यही होता है, मोटिवेशन यही होता है, आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा एग्ज़ाम्पल, और जो लिखना है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे
कि जो आपका फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच तंतु होता है, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले यहाँ पर देखिए, फास्ट ट्विच तंतु क्या होता है? ऐसे तंतु जो कि गति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, ऐसे तंतु जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कार्य करते हैं, ये आपका फास्ट ट्विच तंतु होते हैं बच्चों। अगला है स्लो ट्विच तंतु। अब ये क्या होते हैं? यह सहन शक्ति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसे तंतु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं, ये आपका स्लो ट्विच तंतु होते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्लो होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, और जो फास्ट होगा बिना ऑक्सीजन के भी काम वो कर लेगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में अगर आप इस टाइम लाइन पर आ गए हैं तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, सैंपल पेपर की सेल लाइव हो चुकी है और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही हमने 50% डिस्काउंट ऑफर जो है वो कर रखा है। ये 50% का जो डिस्काउंट ऑफर है सैंपल पेपर्स के ऊपर, ये कभी भी खत्म हो सकता है। तो आज ही सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। 12वीं क्लास ही एक ऐसा क्लास होता है जिसके मार्क्स आपसे जिंदगी भर पूछे जाएंगे। कोई भी आपका जूनियर या सीनियर फ्यूचर में कुछ भी आपसे पूछेगा ना 12th के बारे में, तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि अरे आपके 12वीं क्लास में कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, तो वहाँ पर आप प्राउडली बोल पाएंगे कि यार मेरे तो 90 प्लस आए थे, 95 प्लस आए थे, क्योंकि मैंने सर जी के सैंपल पेपर से तैयारी की थी। तो आज ही स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और सैंपल पेपर्स को बाय कीजिए 50% के डिस्काउंट ऑफर के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि मैक्रो तथा माइक्रो पोषक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्यान से इसको समझिएगा, एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्रो वृहत पोषक तत्व, ये क्या होता है? वे पोषक तत्व जो हमारे भोजन में अधिक मात्रा में होते हैं, या हमारे शरीर को जिन पोषक पदार्थों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, वृहत या मैक्रो पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, इनकी हमारे शरीर को ज्यादा जरूरत होती है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका मैक्रो पोषक तत्वों के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। अब ये क्या होते हैं? वह पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, कम चाहिए एक तरह से, है ना। और सूक्ष्म पोषक तत्व ये कहलाते हैं, जैसे विटामिन हो गए, खनिज वगैरह हो गए। तो इस तरह से आप मैक्रो पोषक तत्व और माइक्रो पोषक तत्वों के बारे में लिख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड जो है सो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 24वां क्वेश्चन क्या है कि विशिष्ट कारण के लिए दौड़े तथा एकता के लिए दौड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे, विशिष्ट कारण के लिए दौड़े तथा एकता के लिए दौड़ों में अंतर है कि विशिष्ट कारण के लिए दौड़े इस प्रकार का आयोजन आमतौर पर सामाजिक मुद्दों जैसे स्वच्छता, हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये चीजें आयोजित किया जाता है। इस तरह के आयोजन का उद्देश्य समाज में एक निश्चित कारण के लिए जागरूकता फैलाना या दान जमा करना आदि होता है। विशिष्ट कारण हो सकता है जैसे कैंसर, एड्स, लैंगिक असमानता आदि इस दौड़ के कुछ उदाहरण हो सकता है। अगला होता है आपका एकता के लिए दौड़। अब ये क्या होता है? इस प्रकार की दौड़ का मुख्य उद्देश्य समुदाय, राज्य, राष्ट्र या विभिन्न धर्मों के बीच अखंडता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना होता है। इस तरह के आयोजन जो होते हैं लोगों के बीच जुड़ाव और एकता की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। हर साल एकता दौड़ जो है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आयोजित किया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रेस फॉर यूनिटी। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं, इसके अंदर हमसे 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका आंसर हमें 100 to 150 वर्ड्स यानी कि 100 से 150 शब्दों में देना है। तो देखिए यहाँ पर 25वां क्वेश्चन क्या है कि व्यायाम पालन का अर्थ तथा कारण लिखिए। अब देखिए, 2 क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि व्यायाम पालन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कारण से हम व्यायाम का पालन करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करते हैं। तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले बता देते हैं व्यायाम पालन का अर्थ क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी प्रेरणा, यानी कोई बाहर का मोटिवेशन के बिना
जो है व्यायाम पालन शुरू करता है तथा उस स्थिति को बनाए रखता है, तब वह व्यक्ति व्यायाम पालन करता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों, ये दोनों लाइन याद रखिएगा हमेशा। ये व्यायाम पालन का अर्थ होता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी बाहरी प्रेरणा के, बाहर से मोटिवेशन ना लेते हुए व्यायाम शुरू करता है, एक्सरसाइज शुरू करता है और उस स्थिति को हमेशा बनाए रखता है, तब वह व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यायाम का पालन कर रहा है बच्चों, ठीक है? एक डेढ़ लाइन और बता रखा है व्यायाम पालन के बारे में कि व्यायाम पालन के कारण तलाशना उन परिदृश्य में भी जहाँ छोड़ना व्यायाम करने से आसान हो। तो इस तरह से ये डेढ़ लाइन और बता रखा है। इसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो 2 लाइन स्टार्टिंग की बताया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी प्रेरणा के व्यायाम शुरू करता है तथा उस स्थिति को बनाए रखता है, तब वह व्यक्ति व्यायाम पालन करता है बच्चों, ठीक है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर नीचे बता रखा है कि एक व्यक्ति जो होता है, जो एक्सरसाइज करता है यानी कि व्यायाम करता है, तो वो कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से डेली बेसिस पे व्यायाम करता है, ठीक है? जैसे कि बीमारी या बीमारी से होने वाली संभावनाओं को कम करने के लिए कई अध्ययन हुए हैं, कई स्टडीज़ हुई हैं, जिसके अंदर ये पाया गया है कि जो लोग रोज़ाना शारीरिक व्यायाम करते हैं, वे कम बीमार होते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई है, साइंटिफिक स्टडीज़, जिसके अंदर देखा गया है कि जो भी व्यक्ति डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है कि नहीं? तो वह व्यक्ति जो होते हैं, कम बीमार पड़ते हैं अन्य व्यक्तियों की तुलना में। जैसे आप देखते होंगे एक व्यक्ति दिन भर जो है कंप्यूटर पे बैठा रहता है, फ़ोन में लगा रहता है, घर में बैठा रहता है, वो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। जो व्यक्ति बाहर खेलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो कम बीमार पड़ेंगे, ऐसा स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है। ठीक है? आगे देखिए बता रखा है कि पुष्ट रहने और अच्छी काया बनाए रखने के लिए बहुत से लोग व्यायाम करते हैं, ताकि वे अच्छा दिख सके, वे उचित आराम के साथ उचित आहार ले सके। जैसे हमारे मम्मी-पापा हमें बोलते हैं ना या हमारे दादा-दादी सब कि हष्ट-पुष्ट रहो, यानी कि अच्छा दिखो, सेहतमंद रहो। तो इन कारणों से भी बहुत सारे लोग जो है व्यायाम करते हैं ताकि वे अच्छा दिख सके और आराम के साथ उचित आहार वगैरह ले सके, ठीक है? तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। कुछ और बातें बता रखी है जिस कारण से व्यायाम किया जाता है, मानसिक विश्राम के कारण। अब आप बोलेंगे सर जी ये क्या होता है? तो इसको ध्यान से समझिए। लोग आराम करने के लिए व्यायाम का उपयोग करते हैं क्योंकि कई अध्ययन में ये साबित हो चुका है कि व्यायाम से ही हार्मोन निकलते हैं जो मानसिक आराम से मदद करते हैं, मानसिक आराम के अंदर मदद करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैन से रेस्ट कर सके, आराम कर सके, इसलिए भी वो एक्सरसाइज करते हैं। आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा कभी, आप आज़मा भी सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। एक दिन आप क्या कीजिए, पूरा दिन भर कुछ एक्टिविटी मत कीजिए, पूरे दिन भर बस इंस्टाग्राम पे रीलें-वीलें देखते रहिए, ठीक है? और उस दिन आप रात को सोने जाइए, आपको उतना अच्छा से नींद नहीं आएगा। अब दूसरा दिन आ जाइए, दूसरा दिन आप क्या कीजिए, या तो जिम जाइए या फिर पार्क में जाइए, खूब वर्कआउट कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब एक्सरसाइज़ कीजिए, व्यायाम वगैरह कीजिए और फिर घर में आइए और रात को सोइए। आपको जो नींद आएगी ना, एकदम चैन की नींद आएगी, ठीक है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा माइंड में ना एक हार्मोन वगैरह जो होता है वो रिलीज़ होता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है बच्चों। तो जो लोग भी डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, उनको रात को सोते वक़्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर चैन की नींद आती है। ठीक है? चलिए, अगला है मनोरंजन। व्यायाम समय व्यतीत करने का सबसे अच्छा तरीका है और लोग इसे मनोरंजन के रूप में उपयोग करते हैं। इससे उन्हें सक्रिय और रचनात्मकता बनाने में मदद मिलती है। कई लोग जो है यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए भी व्यायाम का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे अच्छा खासा आपका टाइम यहाँ पर पास हो जाएगा। और अगर आप मनोरंजन के लिए भी व्यायाम का, एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आप एक्टिव रहेंगे और आपकी क्रिएटिविटी बनी हुई रहेगी। जैसे मैं वीडियोज़ वगैरह आपके लिए बनाता हूँ ना बच्चों, तो कोशिश करता हूँ, क्योंकि दिन भर तो कंप्यूटर पे बैठना होता है, तो सुबह-सुबह ये कोशिश करता हूँ जब धूप निकलता है तो थोड़ा बहुत पुशअप वगैरह मार लूँ और थोड़ा बहुत जो है बॉडी को फ्लेक्स कर लूँ, थोड़ा व्यायाम करने का प्रयास मैं करता हूँ। अगर मैं डेली बेसिस पे ये करता हूँ, तो इससे मुझे पूरे दिन भर जो है एनर्जी महसूस होती है। यानी कि अगर मैंने सुबह किया, तो सुबह करने के बाद जब मैं काम करने बैठता हूँ, यानी वीडियो वगैरह बनाने बैठता हूँ, तो पूरा दिन भर मैं अच्छे से वीडियो बना पाता हूँ और क्रिएटिविटी के साथ वीडियो बना पाता हूँ। बेस्ट से बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास करता हूँ। जिस दिन एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं करता हूँ मैं, उस दिन क्या होता है कि उतना मैं एक्टिव नहीं हो पाता हूँ बच्चों, ठीक है? तो ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। अगला है समाजीकरण, यानी कि दूसरों के साथ खेलना और व्यायाम करना सामाजिकता में मदद करता है।
और एक व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा भर जाता है। आत्मविश्वास में सुधार करने में मदद करता है हमारा यहाँ पर व्यायाम बच्चों, ठीक है? तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। वीडियो पॉज़ करके आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डाइटिंग जिसको आप अल्पाहार भी बोलते हैं, इसके कोई 6 नुकसान लिखिए। तो डाइटिंग का आप नुकसान लिख सकते हैं कि पाचन प्रणाली में गड़बड़ी होना। अगर कोई व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह के डाइटिंग करता है, तो उसका पाचन प्रणाली जो है डाइजेशन सिस्टम उसमें दिक्कत आ सकता है। पेट में गैस की समस्या हो सकती है, गैस्ट्रिक की समस्या बन सकती है, मांसपेशियाँ यानी कि जो मसल्स है वो कमज़ोर हो सकते हैं, जल्दी थकेगा वो व्यक्ति, चेहरे की चमक जो होती है ना वो गायब हो जाएगी। और मेटाबॉलिज्म रेट अवश्यत होना, ठीक है? ये हो सकता है, ठीक है? अव्यस्त होना एक तरह से। और मांसपेशियों में ऐंठन होना, हृदय रोग की संभावना ज़्यादा बढ़ना, पेट में दर्द होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, पेशाब में जलन होना, ये सारी समस्याएँ आ सकती हैं अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़की वगैरह जो है बिना डॉक्टर की सलाह के यहाँ पर डाइटिंग करता है या करती है तो, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट डाउन एनी 6 डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं बच्चों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप 1 लाइक करते हैं, तो इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है, वो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ जाता है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए बच्चों। चलिए, अच्छा इंग्लिश मीडियम में अभी आपका आंसर रह गया, तो ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आंसर है। ठीक है? 27वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि गति को विकसित करने की विधियाँ निर्धारित दौड़ स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्पीड। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि निर्धारित दौड़ अर्थ है, मतलब निर्धारित दौड़ का अर्थ है कि किसी दूरी को एक ही चाल से दौड़ना, ठीक है? कोई भी एक डिस्टेंस है, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का या फिर 4 किलोमीटर का। ये जो डिस्टेंस है, इसको एक ही चाल से, एक ही स्पीड से यहाँ पर दौड़ करके ख़त्म करना, यही आपका निर्धारित दौड़ हो जाएगा। और सामान्यतः निर्धारित दौड़ में 800 मीटर तथा उससे अधिक ही की दौड़ शामिल होती है। नॉर्मली यहाँ पर बता रखा है कि 800 मीटर की दौड़ होती है या उससे अधिक की भी हो सकती है। एक धावक 300 से 320 मीटर पूरी गति से दौड़ सकता है, लेकिन लंबी दौड़ों में अपनी गति को कम करके वह ऊर्जा को बचाता है। देखिए कोई भी रनर है जो यहाँ पर रेस करता है, तो वो शॉर्ट रनिंग में तो बहुत तेज़ी से भाग सकता है। मान लीजिए कि एक ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जाना है, जो कि आपका 300 से 320 मीटर है, तो इसको बहुत तेज़ी से भाग करके कंप्लीट कर सकता है। वहीं अगर मैं बात कर दूँ 800 मीटर या 1000 मीटर की, तो वहाँ पर अगर ये धावक जो है बहुत तेज़ी से दौड़ेगा, तो इसका एनर्जी स्टार्टिंग में ही डाउन हो जाएगा। फिर लास्ट आते-आते जो उसका एंडिंग पॉइंट होगा, वहाँ आते-आते ये थक जाएगा। इसीलिए जब लंबी दौड़ होती है बच्चों, 800 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, तो धीरे-धीरे दौड़ा जाता है ताकि अपनी जो एनर्जी है उसको बैलेंस रखा जा सके। और लास्ट में जब एंडिंग आता है, तो वहाँ पर फुल तेज़ी से जितना भी आपके अंदर एनर्जी बचा हुआ है, उस तेज़ी से आपको दौड़ना होता है बच्चों। ठीक है? देखिए यहाँ पर बता भी रखा है आपका कि उदाहरण के लिए यदि एक 800 मीटर की दौड़ है, तो वहाँ पर एथलीट जो है उसका 1 मिनट जो है और 42 सेकंड हमें देखने को मिलता है। उससे पहली 400 मीटर दौड़ लगभग 50 सेकंड में तथा 400 मीटर दौड़ जो है 52 सेकंड में लगानी चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पर बता रखा है एग्ज़ाम्पल कि इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना चाहिए। तो इस तरह के अभ्यास को पेस दौड़ का अभ्यास कहते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां क्वेश्चन क्या है कि लड़कियों के लिए संशोधित पुशअप का वर्णन कीजिए। जो पुशअप्स होते हैं ना उसके बारे में आपको बताना है। पुशअप्स भी आपने ज़रूर मारे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि पुशअप्स होते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुशअप्स की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर दिखा रखा है। बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन थोड़ा-सा आप कह सकते हैं करने में मुश्किल होता है। पुशअप से रिलेटेड ही हमारा लड़कियों से संबंधित क्वेश्चन था कि लड़कियों के लिए संशोधित पुशअप्स यानी मॉडिफाइड पुशअप्स का वर्णन कीजिए। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे कि लड़कियों के लिए संशोधित पुशअप्स जो कि इस प्रकार से है। पहला मापन के बारे में बता रखा है कि ऊपरी शरीर की ताकत, सहन शक्ति और
ट्रैक स्थिरता देखने को मिलती है और आवश्यक उपकरण बता रखा है इसके अंदर कि भैया सपाट, साफ, गद्देदार सतह होना चाहिए, जिम मैट होना चाहिए और योगा मैट, इनमें से कुछ भी एक होना चाहिए। जो मैंने अभी आपको चित्र दिखाया ना, उसमें आप देखेंगे कि योगा का मैट बिछा हुआ है, उस पर वो पुशअप किया जा रहा है। अब देखिए पुशअप की क्या प्रक्रिया है। पुशअप तकनीक में घुटनों को ज़मीन पर टकराकर यहाँ पर रखा जाए, ठीक है? और पीठ और घुटनों को सीधे रखते हुए विषय किसी पूर्वनिर्धारित बिंदु तक शरीर को नीचे लाएगा। किसी अन्य वस्तु को छूने के लिए या कोहनी पर 90 डिग्री का कोण होने तक फिर बाहों को फैलाकर प्रारंभिक स्थिति में वापस आएँगे, ठीक है? इस क्रिया को दोहराया जाएगा और परीक्षण तब तक जारी रहता है जब तक कि थकावट या फिर एक तरह से थकान ना हो जाए, जब तक ये लय में ना आए पाए, ठीक है? या फिर पुशअप्स की लक्षित संख्या तक नहीं पहुँच जाए और स्कोरिंग सही और पूर्ण किए गए पुशअप की संख्या रिकॉर्ड यहाँ पर की जाएगी, जितना भी पुशअप यहाँ पर लड़कियाँ मारेंगी। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। जिम वगैरह में बहुत ज़्यादा पुशअप किया जाता है और जैसे कि मैंने आपको बताया डेली बेसिस पर जब मैं सुबह-सुबह एक छोटा-सा वर्कआउट करता हूँ, तो उस टाइम पे मैं भी पुशअप्स मारता हूँ। तो आप भी पुशअप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। तो आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि महिलाओं के लिए खेलों में भाग लेने के क्या शारीरिक लाभ है? कोई 3 लाभ लिखिए। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे कि महिलाओं के लिए खेलों में भाग लेने के शारीरिक लाभ, जैसे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से वह दूर रहेंगी। महिलाओं को सक्रिय रहने में मदद मिलती है। जो भी महिलाएँ होती हैं अगर वो खेलों में भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनका बॉडी पूरा एक्टिव रहता है। जिससे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, मोटापा हो गया, ऐसी बीमारी होने का यहाँ पर जो संभावना है वो कम हो जाता है और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलती है। अगर कोई महिलाएँ जो है यहाँ पर खेलों में पार्टिसिपेट कर रही है तो उनको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो गया, मोटापा हो गया, ऐसी बीमारियों से काफ़ी हद तक कह लीजिए कम होने का संभावना रहता है उन महिलाओं को, ठीक है? और बीमारी वगैरह नहीं होगा तो अच्छे से जीवन वो जी सकेंगी, स्वस्थ जीवन जी सकेंगी। इसीलिए महिलाओं को खेलों में भागीदारी दिखानी चाहिए। अस्थियों का घनत्व, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। खेल उनकी हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, तो इसीलिए उनको खेलों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मांसपेशियों में मजबूती देखने को मिलती है। नियमित व्यायाम और खेलों में भाग लेने से महिलाओं की मसल टोन बढ़ती है और जो उन्हें मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस कारण से महिलाओं को खेलों के अंदर भागीदारी दिखाएँ। अब एक पॉइंट है बच्चों मोटापा। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में मोटे होने की संभावना अधिक होती है। खेलों में नियमित रूप से भाग लेने में उन्हें आकार में रहने और फिट रहने में मदद मिलती है। देखिए जो महिलाएँ होती हैं जब उनके द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया जाता है, उसके बाद मोटापा होने का संभावना ज़्यादा रहता है। ठीक है? और भी कारण है जिस कारण से ये देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएँ जो है वो मोटी हो सकती हैं, ऐसा ज़्यादातर हमें देखने को मिला है, ठीक है? इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में पार्टिसिपेट करेंगी, तो उनका जो आकार है और वो फिट रहेंगी, इस तरह से सारा चीज़ बैलेंस में रहेगा, मोटापा होने का संभावना कम हो जाता है, ठीक है? तो इन कारणों से महिलाओं को यहाँ पर खेलों में भाग लेना चाहिए, ये उनके शारीरिक लाभ आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट आर द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स फॉर वुमेन? राइट एनी 3। तो आप लिख सकते हैं लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड जो डिज़ीज़ है उससे रिलेटेड यहाँ पर महिलाएँ बच सकती है। बोन डायनेस्टी जो है वो मेंटेन रहेगा, मसल स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगा, ओबेसिटी मेंटेन रहेगा। इस कारण से जो वुमेन्स है उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि संतुलन किसे कहते हैं? संतुलन के प्रकारों को समझाइए। संतुलन का गुरुत्व केंद्र व खेलों में इसका प्रयोग क्या है? संक्षेप में समझाइए। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, संतुलन किसी बिंदु पर कार्य करने वाले बलों का परिणाम जब शून्य होता है तो ऐसे स्थिति को संतुलन कहते हैं। और संतुलन देखिए बच्चों 2 प्रकार का होता है, गतिशील संतुलन और स्थिर संतुलन। अब इनमें क्या-क्या अंतर होता है देखिए। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा गतिशील रहते हुए स्थिरता न रखने को गतिशील संतुलन कहते हैं, जैसे साइकिल चलाना, जिम्नास्टिक और
यहाँ पर सोमरसॉल्ट करना, ठीक है? ये आपका गतिशील संतुलन का उदाहरण है। स्थिर संतुलन क्या होता है? जब व्यक्ति स्थिर अवस्था में होता है, तब उसे स्थिर संतुलन कहते हैं, जैसे जिम्नास्टिक में स्टैंड अथवा योग में शीर्षासन करना, ठीक है? तो इस तरह से आप स्थिर संतुलन के बारे में लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पर गुरुत्व केंद्र व खेलों में इसका प्रयोग। गुरुत्व केंद्र यह एक काल्पनिक बिंदु है, जिसके चारों ओर शरीर संतुलित रहता है। केंद्र अपना स्थान बदलता है, अन्यथा यह निश्चित फिक्स होता है, ठीक है? और बल के बारे में बता रखा है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे शरीर को धकेलने या खींचने की प्रक्रिया बल कहते हैं इसको। और बल किसी वस्तु के भार एवं त्वरण के गुणनफल के बारे में होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन बच्चों इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ऑलरेडी मैंने समझा भी रखा है बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर इस क्वेश्चन को। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं भैया सेक्शन डी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके अंदर जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है वो मेनली हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो 31वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक चित्र देखने को मिलेगा। इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दोनों घुटने आपस में टकराते हुए एक तरह से दिखाए गए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होता है बच्चों, इसे नॉक नी कहते हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति का नाम लिखिए। तो ये जो चित्र के अंदर जो विकृति दिखाई गई है, इसे घुटनों के आपस में टकराना या फिर नॉक नी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के 2 लक्षण लिखिए। इस लक्षण से हम पता कर सकते हैं कि इसको नॉक नी की प्रॉब्लम है। पहला, खड़े रहने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करने लगते हैं, जिसको भी नॉक नी का प्रॉब्लम होता है, यानी घुटनों के आपस में टकराने का ये जो दिक्कत होता है। अगर वो खड़ा रहेगा तो उसके जो दोनों घुटने होंगे आपस में स्पर्श करने लगेंगे, छूने लगेंगे। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि इसको नॉक नी का प्रॉब्लम है। अगला, चलते समय घुटने आपस में स्पर्श होते हैं। चलता जब है व्यक्ति तब भी घुटने आपस में टच होते हैं। दौड़ते समय घुटने आपस में स्पर्श होते हैं। तो ये इसके लक्षण लिख सकते हैं आप, ठीक है? आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के 2 कारण दीजिए। तो भैया यहाँ पर बताना है कि किस कारणों से ये प्रॉब्लम होता है नॉक नी का। तो आप लिख सकते हैं मोटापे के कारण हो सकता है, कुपोषण के कारण हो सकता है, विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है, रिकेटस नामक रोग के कारण हो सकता है, अधिक लंबे समय तक भारी बोझा ढोने से हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे बच्चे को समय से पहले अगर हम लोग चलवाने का प्रयास करें, तो भी ये यहाँ पर नॉक नी का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के सुधारात्मक उपाय लिखिए। जो चित्र हमारा है ये वाला देख सकते हैं इस तरह से नॉक नी वाला। ये प्रॉब्लम अगर किसी को हो गया तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? तो पद्मासन करना चाहिए, ये योगा का एक आसन है, घुड़सवारी करना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए, साइड किक, इसके अंदर फुटबॉल खेलते वक़्त साइड किक मारना चाहिए, दोनों घुटनों के बीच तकिया लगा कर के खड़े होना चाहिए, ठीक है? और पैरों को सीधा रखकर उससे उठाना चाहिए तकिए को, घुटने के नीचे तौलिया रखकर पैर सीधा रखकर तकिए को घुटने से नीचे की ओर दबाना चाहिए। मतलब ये प्रक्रियाएँ हैं जिससे ना आपका पैर खुलेगा बच्चों, और जिसका पैर इन प्रक्रियाओं से खुलेगा उसको नॉक नी का प्रॉब्लम यहाँ पर दूर होता हुआ दिखाई देगा बच्चों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये देख सकते हैं। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको इस तरह से ये चित्र दे दिया, इमेज दे दिया, इसको देखना है और इसके बेसिस पे ये रहे क्वेश्चन और आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा बच्चों, ठीक है? चलिए, परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर 32वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको ये चित्र दे दिया है। इस चित्र के अंदर आप देखेंगे एक लड़की है जो कि अपने हाथों को कुछ इस और कर रखी है। देख रहे हैं, इस तरफ अपने हाथों को ये लड़की कर रखी है और सीधा खड़ी है, ठीक है? थोड़ा सा अपने बॉडी को फ्लैक्स कर रखी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस चित्र के आधार पर पहला क्वेश्चन बन गया कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का नाम लिखिए। इस चित्र के अंदर आप देखेंगे तो कौन-सा योगासन किया जा रहा है? तो इस चित्र के अंदर बच्चों कट्टी चक्रासन जो क्या होता है ये किया जा रहा है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखिए। जो आपका कट्टी चक्रासन होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ यहाँ पर समझिए, ये आपका कट्टी चक्रासन जो है ये शब्द मिलकर बना है कट्टी, जिसका अर्थ होता है कमर, और चक्र, और जिसका अर्थ होता है और पहिया। इस आसन में कमर को दाईं तथा बाईं ओर मरोड़ना अर्थात घुमाना होता है। ऐसा करते समय कमर पहिए की तरह घूमती है।
इसलिए इसका नाम जो है कट्टी चक्रासन रखा गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 लाभ लिखिए। अगर कट्टी चक्रासन कोई व्यक्ति करता है, तो उसको क्या-क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा? तो कब्ज़ से राहत देखने को मिल सकती है, जिसको कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है ना, सुबह-सुबह जा कर के फ्रेश होने जब जाते हैं, तो वो ऐसे एकदम ज़ोर लगाता है इस तरह से, है ना? तो वो जो ज़ोर लगाता है, वो कब्ज़ का प्रॉब्लम है, ठीक है? उसकी आंतों में दिक्कत है, ठीक है? जिसे कब्ज़ की समस्या बोलते हैं और कट्टी चक्रासन अगर कोई करता है, तो उसको कब्ज़ से राहत देखने को मिल सकता है। दंड और कमर के लचीलेपन में वृद्धि होती है, तो महिलाओं को ये आसन करना चाहिए। हाथ और पैरों की मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ज़्यादा देर बैठकर काम करने वाले के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। जो व्यक्ति ज़्यादा देर बैठ कर के काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है। इस हिसाब से मुझे लगता है कट्टी चक्रासन करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 सावधानियाँ लिखिए। जो चित्र के अंदर योगासन दिखाया गया है, उसका सावधानी क्या-क्या है? तो कमर या गर्दन में ज़्यादा दर्द की स्थिति में ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपके कमर में दर्द है या फिर यहाँ पर गर्दन में दर्द है, तो ये योगा का आसन आपको नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी की समस्या हो, तो यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको रीढ़ का हड्डी का प्रॉब्लम हो ना, तो ये आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा बच्चों। ओके? चलिए। सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके हिसाब से क्वेश्चंस देख सकते हैं और आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो यहाँ पर किया जा रहा है एक्टिविटी, इसको कहते हैं सिट एंड रीच परीक्षण टेस्ट। ठीक है। इसी सैंपल पेपर का पार्ट 1 वाला जो वीडियो बनाया था, उसके क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये चीज़ मैंने डिस्कस किया था। इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो ये जो बच्चा है, ये यहाँ पर सिट एंड रीच परीक्षण टेस्ट दे रहा है, जिसके अंदर इस तरह का एक बॉक्स का ज़रूरत होता है, ठीक है? और ये जो टेस्ट दिया जाता है, इससे क्या हमें देखने को मिलता है, तो इससे इसका जो पीठ का लचीलापन है और जो जाँघों का लचीलापन है, वो हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। पूरा का पूरा मेज़र किया जाता है बच्चों ये, देख सकते हैं सेकंड स्टेप इस तरह से। जितना आगे तक ये अपने हाथ को ले जाएगा, उतना ले जा सकता है और लास्ट में पूरा मेज़र करके लिखना होता है। यहाँ पर स्केल होता है बच्चों, ठीक है? यहाँ पर देखा जाएगा कि ये बच्चे का हाथ कहाँ तक जा रहा है और ये घुटने बिल्कुल यहाँ पर सीधे रखने होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा रखना होता है, ठीक है? तो इसको बोला जाता है सिट एंड रीच परीक्षण, ठीक है? देखिए यहाँ पर बता भी रखा है, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का नाम लिखिए, तो सिट एंड रीच परीक्षण होता है। शुरुआत इसका सिट एंड रीच परीक्षण सर्वप्रथम 1952 में वेल्स एवं यहाँ पर डिलन द्वारा इसका किया गया था शुरुआत। और उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? लचकता मापना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को मापना यानी मेज़र करना, ये मेन काम होता है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए सहायक सामग्री कौन-कौन सी लगती है? तो यहाँ पर आपको बॉक्स लगता है, मापन के लिए टेप लगता है, स्कोर और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए पेन और पेपर लगता है, ये सामग्री चाहिए। और आगे देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट की प्रक्रिया लिखनी है आपको। ये 1 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई 2 पॉइंट लिखने हैं, यहाँ पूरा डिटेल में बता रखा है। जैसे जूते तथा जुराबें उतारकर फर्श पर टाँगों के आगे सीधा फैलाकर बैठ जाना है आपको। पैरों के तलवे बॉक्स के साथ सीधे सेट होने चाहिए। तो इस तरह से करके पूरा बता रखा है कि मैंने आपको बताया भी वैसे हाथ एकदम आपका उसकी तरफ होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए ना, सीधा चित्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एकदम ऐसे जूते वगैरह उतार कर के टाँग आपका सीधा होना चाहिए और हाथ बिल्कुल जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाइए। घुटने एकदम सीधे रखिएगा, जितना आगे तक आप अपना हाथ फ्लेक्स कर सकते हैं, शरीर को फ्लेक्स करके दिखा सकते हैं, उतना आपको दिखाना होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। देखिए लास्ट में एक नोट करके भी लिखा हुआ है कि स्कोरिंग की गणना दोनों हाथों की उँगलियों के अग्रभाग द्वारा तय की गई दूरी के निकटतम सेंटीमीटर अथवा आधे इंच तक की जाती है। जितना ज़्यादा आपका हाथ आगे जाएगा, उस हिसाब से स्कोरिंग आपको मिलेगा बच्चों, ओके? सेम यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, वो भी देख सकते हैं और आंसर्स भी देख सकते हैं बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं खंड ई के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ई भी कहते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन पेपर का, इस सैंपल पेपर का लास्ट वाला सेक्शन है, ठीक है? और इस सेक्शन के अंदर जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएँगे, ये 5-5 नंबर के होने वाले हैं।
और इसका आंसर हमें 200 से 300 शब्दों के अंदर देना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 34वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि विशेष ओलंपिक क्या है तथा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य लिखिए। तो आंसर आप विशेष ओलंपिक के बारे में पहले इस तरह से लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा आयोजित होने वाले ये खेल 4 वर्ष के अंतराल में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित होते हैं। ठीक है? विशेष ओलंपिक के बारे में बता रखा है और यह खेल 1968 में शुरू हुए, जिसका श्रेय जो है वो केनेडी श्राइवर को जाता है। 172 देशों के 50 लाख खिलाड़ियों को मुकाबले व प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ विश्व भर में 1 लाख जगह आयोजित होते हैं विशेष ओलंपिक में। ठीक है? तो इस तरह से विशेष ओलंपिक के बारे में आपने बता दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति होती है, यानी कि कमिटी जो होती है, इंग्लिश में आपका कमिटी ही होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए द मेन फंक्शंस ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है? इंग्लिश में कमिटी बोलते हैं, हिंदी में आपका समिति बोलते हैं। तो इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो इसके मुख्य कार्यों के अंदर आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य कार्य ओलंपिक आंदोलनों को बढ़ावा देना और ओलंपिक आंदोलन का नेतृत्व करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि जिसको इंग्लिश में आईओसी बोलते हैं शॉर्ट में, न केवल खेल खेलने के बल्कि राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों और अंतर्राष्ट्रीय संघों में भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है और भी ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट करती है। कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है, वीडियो को पॉज़ करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक एंड द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे आप। पहले स्पेशल ओलंपिक के बारे में बता देंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है जो मेन फंक्शन होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, उसके बारे में बच्चों। ओके, चलिए 35वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि व्यायाम पालन के विभिन्न रणनीतियों का वर्णन कीजिए। यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब द वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ एक्सरसाइज फॉलो अप। ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये बताना है कि व्यायाम वगैरह हम करते हैं तो कई बारी असफल रहते हैं व्यायाम करने में, क्योंकि थोड़े दिन करते हैं और उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि कैसे हम इसका पालन कर सकते हैं। ठीक है? तो पहले स्टार्टिंग में देखिए व्यायाम पालन के बारे में बता रखा है कि कई अध्ययनों में यह देखा गया है कि व्यायाम शुरू कर देते हैं, यानी कि जो एक्सरसाइज वगैरह होता है उसको हम शुरू कर देते हैं, पर उससे बनाए रखने या उसको बनाए रखने में कठिनाई आती है और कई लोग इस प्रक्रिया में असफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस प्रक्रिया में असफल हो जाते हैं ना। जैसे हम सोचते हैं कि यार कल से ना मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा, कल से मैं जिम चला जाऊंगा। हम चले भी जाते हैं जिम या फिर एक्सरसाइज शुरू भी कर देते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है? इसीलिए हम व्यायाम पालन की कुछ रणनीतियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे लक्ष्य निर्धारण हो गया, यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि भैया हम जब भी एक्सरसाइज शुरू करें तो हमारा एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि हमें क्यों ये एक्सरसाइज करना है। ठीक है? हमें अपने शरीर को फिट बनाना है या हमें बॉडी बनानी है, एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए। बिना लक्ष्य के अगर हम कोई काम करते हैं तो वह काम असफल ही होगा। विभिन्नता देखनी चाहिए, यानी कि बोरियत से बचने के लिए व्यायाम में विविधता लाना ज़रूरी है। कई बारी हम व्यायाम करते-करते ना बोर हो जाते हैं, इसलिए हमें डिफरेंट-डिफरेंट तरह के व्यायाम करने चाहिए। यहाँ पर हम म्यूज़िक का सहारा भी ले सकते हैं। जब मैं वर्कआउट करता हूँ, तो गाने बजा लेता हूँ अपने कंप्यूटर में, ठीक है? और गाने इधर बज रहे होते हैं और मैं उधर व्यायाम कर रहा होता हूँ कि आज पठ चक लैण दे, ओ चक लैण दे, आज पठ चक लैण दे, आज मौका है तो कुछ ख़ास दिखा जलवा। तो इस तरह के गाने सुन लेते हैं हम, जिस कारण से हमें यहाँ पर व्यायाम करने में बहुत ज़्यादा, यानी एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो लोगों को बोरियत से बचने के लिए यहाँ पर व्यायाम अलग-अलग तरह का करना चाहिए और गाने यानी म्यूज़िक का भी सहारा लिया जा सकता है। सामाजिक समर्थन, सामाजिक समूह या ऐसे व्यक्ति के साथ रहना महत्वपूर्ण है जिनके लक्ष्य आपस में समान हो और जो आपको व्यायाम करने के लिए प्रेरित करते हो। देखिए जब भी हम जिम जाते हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो वहाँ पर ना एक ऐसा आदमी होना चाहिए, एक ऐसा दोस्त होना चाहिए हमारा, जो कि हमारी मदद करे और उसका लक्ष्य भी हमारी तरह हो। तो हमारे लिए व्यायाम करना या कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिम जाते हैं, ठीक है? और आपके साथ आपका दोस्त जिम जाता है, दोनों की प्रायोरिटी एक है कि भैया बॉडी बनाना है कि नहीं? तो दोनों डेली बेसिस पे जाएँगे, अगर एक का मन नहीं कर रहा है एक दिन जाने का, तो आपका दूसरा दोस्त बोल सकता है, "भाई चल ले यार, थोड़ा-सा ही कर लेंगे आज लेकिन करके आ जाएँगे।"
और अगर आपका दोस्त नहीं है, आप अकेले जिम जाते हैं, तो अगर थोड़ा-सा भी आपका मन करेगा ना, कि यार आज नहीं जाऊँगा, तो आप नहीं जाएँगे क्योंकि आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा, है कि नहीं? आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर सामाजिक समर्थन ज़रूरी होता है, या तो कोई ग्रुप हो आपका जो इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता हो, या कोई दोस्त आपका होना ज़रूरी है। आगे देखिए, सुदृढ़ीकरण के बारे में बता रखा है, प्रतिक्रिया के बारे में बता रखा है, समस्या समाधान के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। लास्ट में हमारा स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बता रखा है कि स्वास्थ्य के बारे में सभी को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में आवश्यक कदम उठा सके और व्यायाम के पालन के लिए प्रेरित हो सके। तो भैया एक हेल्दी लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो इस तरह से आंसर्स आप लिख सकते हैं। बाकी सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं 36वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हार्वर्ड स्टेप परीक्षण विधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इंग्लिश मीडियम में यही क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेथड। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये करते कैसे। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये जो प्रक्रियाएं दिखाई गई हैं, प्रोसेस दिखाए गए हैं, इसके माध्यम से ये जो हमारा हार्वर्ड स्टेप परीक्षण विधि होता है, इसको किया जाता है। सबसे पहले क्या करना होता है, व्यक्ति जो होता है उसको जो सो कि रेस्टिंग पल्स जो होता है, इसकी गिनती करते हैं हम लोग व्यक्ति का। फिर उसके बाद व्यक्ति को बेंच के सामने सीधा इस तरह से खड़ा होना होता है। अब खड़ा हो गया भैया, फिर देखिए क्या होता है, यहाँ पर परीक्षक जो है वो गो जैसे ही कहेगा, व्यक्ति को 30 कदम प्रति मिनट के रफ्तार से बेंच के ऊपर-नीचे उतरना-चढ़ना होता है। जैसे ही हम बोल देंगे गो, ठीक है? तो इसका क्या करना पड़ेगा, बेंच पर चढ़ना होगा, फिर उतरना होगा, बेंच पर चढ़ना होगा, फिर उतरना होगा। 30 कदम, कितना? 30 कदम यहाँ पर इसका प्रति मिनट की रफ्तार होनी चाहिए। फिर आगे देखिए बता रखा है, यह जो क्रिया होती है 5 मिनट तक लगातार यहाँ पर करवाना होता है। ये जो एक्टिविटी होता है 5 मिनट तक लगातार यहाँ पर करवाना होता है, और उसके बाद यहाँ पर 150 कदम, यानी कि 5 मिनट में इतना हो जाता है। कदमों की ताल 4 की गिनती में की जाती है। जैसे पहली गिनती पर एक पैर बेंच के ऊपर होगा, दूसरी गिनती पर दूसरा बेंच पर होगा। इस तरह से करके आपका यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर ये सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। फिर इसी प्रक्रिया में व्यक्ति जो है उसको अपने शरीर को सीधा स्ट्रेट रखना होता है। व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, सीधा स्ट्रेट अपना शरीर को रखना पड़ता है, और फिर वह किसी भी पैर का इस्तेमाल पहले व बाद में कर सकता है। जैसे ही व्यक्ति सब्जेक्ट क्रिया को पूरी करता है, बेंच पर बैठ जाता है, फिर ठीक 1 मिनट बाद यहाँ पर सब्जेक्ट की पल्स रेट की जो गिनती होती है वो की जाती है। और स्कोरिंग जो होता है इसके अंतर्गत, ये जो है आपका ये फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स, यानी कि शारीरिक क्षमता सूची इसको कहा जाता है। इसकी गणना सूत्र जो होता है बच्चों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका गणना करने के लिए सूत्र जो लिया जाता है, मतलब इसका कैलकुलेशन करने के लिए कि कितना सही किया, कितना गलत किया, 100 इंटू सैकड़ों में परीक्षण की अवधि, और फिर आपका भाग में 5.5 गुने धड़कनों की संख्या 4 से 1.5 मिनट व्यायाम के बाद। ये आपका यहाँ पर पूरा सूत्र है, और उदाहरण दे रखा है, एक व्यक्ति ने 5 मिनट का हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पूरा किया और 4 से 1.5 मिनट तक उसकी पल्स रेट 50 है। उसके पुष्टि इंडेक्स की गणना करें। तो यहाँ पर पुष्टि परीक्षण गणना का सूत्र होगा 300 गुने 100, और भाग में 5.5 गुने 50, तो हो जाएगा आपका 109.8। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। चलिए परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 37वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो 37वां क्वेश्चन एक बारी देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से है कि फिक्सचर तैयार करने की प्रक्रिया में लीग टूर्नामेंट के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो आंसर इस तरह से होगा, स्टेयर केस विधि। पहले टीम नंबर 1 के मैच सभी टीमों से करवाते हैं, फिर टीम नंबर 2 के सभी टीमों के साथ इसी प्रकार सभी टीमों के साथ मैच करवाए जाते हैं। इसी प्रकार क्रमानुसार सभी टीमों के मैच दूसरी सभी टीमों से करवाए जाते हैं। तो ये आपका स्टेयर केस विधि होता है। फिर साइक्लिंग विधि आता है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें की जाती है।
आपका यदि टीमों की कुल संख्या विषम हो तो कुल चक्र टीमों की कुल संख्या के बराबर हमें देखने को मिलेगा, है कि नहीं? इस तरह से करके आपको बता रखा है, लास्ट में बता रखा है कि उसके उपरांत हर चक्र के मैच स्थापित करने के लिए टीमों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बता रखा है साइक्लिक विधि के बारे में, ठीक है? और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। और सैंपल पेपर्स ज़रूर लीजिए बच्चों, मेरी तरफ से 200% रिकमेंडेड है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि यार हमने खुद बनाया है दिन-रात एक करके आप सभी बच्चों के लिए, है ना? तो सैंपल पेपर मैं आपको एकदम प्राउडली रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है? वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो ₹299 है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे, एक कूपन कोड हमारी टीम को आपको देना होगा VSP07, और उस कूपन कोड को देने के बाद आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। केवल और केवल ₹149 में आप एक सब्जेक्ट का 15 सैंपल पेपर ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके सैंपल पेपर्स को बाय कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।